सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 कक्षा 9 का, जिसकी हेडिंग है जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? बताओ, मानव रहित विश्व की कल्पना हम कर सकते हैं क्या? मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो विश्व का अस्तित्व है वो मानव के कारण से ही है। जितनी सभ्यता संस्कृति अपने को दिखाई दे रही है, जो चीज़ें दिख रही है, वो सारी की सारी उसमें से अधिकांश मानव निर्मित है। यदि मानव को हम इस संसार से निकाल देंगे तो केवल हमें प्रकृति दिखाई देगी और जीव जंतु पक्षी, यानी जो प्राकृतिक दृश्य है वो ही दिखेगा। उसके अलावा मानव द्वारा निर्मित भवन है, सड़कें हैं, जितने भी यातायात के साधन हैं, सब के सब इसमें से घट जाएंगे। ये चीज़ें कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए हम मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण केवल मानव ही करता है। इसलिए समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। या हम यह कहेंगे कि समाज और अर्थव्यवस्था मानव ही निर्मित करता है, इसलिए योगदान नहीं, मानव इसका निर्माता है। और यदि मानव नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, अर्थव्यवस्था नहीं होगी। केवल प्राकृतिक रूप से जैसी धरती है उस प्रकार का ही अपने पास एक वातावरण रहेगा। तो मानव संसाधनों का निर्माण करता है, उपयोग करता है, और वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। यानी कि मानव स्वयं जिस प्रकार से कोयला संसाधन है, जल संसाधन है, उसी प्रकार से मानव भी मानव एक संसाधन है। कोयला तब तक एक चट्टान का टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है तभी वो आपदा बनती है। तो आपदा का मतलब होता है जब इस प्रकार से कोई बाढ़ है, सुनामी है, समुद्र में कोई इस प्रकार का तूफान आ गया, और वो आपदा तभी बनेगा जब वह मनुष्य को नुकसान पहुंचाएगा। मनुष्य का नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वो आपदा नहीं कहलाएगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी में प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे, और ये 3 प्रमुख प्रश्न है। पहला है जनसंख्या का आकार और उसका वितरण। ये इसका पहला बिंदु है, यानी जनसंख्या कितनी है और किस प्रकार से वो फैली हुई है, वो उसका वितरण कहलाएगा। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जो भारत के घनी आबादी वाले राज्य हैं, जैसे बिहार है और उत्तर प्रदेश है, और बताइए बंगाल है। ये जो राज्य हैं ये घनी आबादी वाले हैं। इसके अलावा यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से कम आबादी वाले या बिखरे हुए, हम जो बात कर रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कर रहे हैं, या जो बिखरे हुए हैं उनमें कौन से आएंगे जहाँ घनत्व कम है? राजस्थान। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करेंगे, असम है, अरुणाचल है, उनका जनसंख्या घनत्व कम है। तो एक ये बिंदु हो गया जनसंख्या का आकार और वितरण।
दूसरा हो गया जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कितनी वृद्धि हो रही है और किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया दूसरा बिंदु। और तीसरा है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। तो ये 3 बिंदु है जो जनसंख्या के संबंध में, इन पर हम विचार करेंगे। और जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, इसमें हम पढ़ेंगे कि उम्र कितनी है, लिंग अनुपात क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन, इसमें हम समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन कैसे हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, यानी 121 करोड़ 6 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह इतने लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जो क्षेत्रफल है वे विश्व के स्थल भूभाग का 2.4% है। तो विश्व के भूभाग के 2.4% क्षेत्र पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है और यह असमान रूप से वितरित है। अब ये चित्र 16.1 इसको देखेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं जनगणना की। एक बीच में इसमें बिंदु आ गया है जनगणना का। जनगणना क्या है, जनगणना किसे कहते हैं, इस प्रकार से एक छोटा प्रश्न भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो जनगणना क्या है? जनगणना का मतलब है लोगों की गिनती करना। जन लोग और गणना उनकी गिनती करना, काउंट करना। तो एक निश्चित समय अंतराल के में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। और आपने जनगणना की रिपोर्ट आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप इसकी जानकारी कर सकते हैं, नेट पे इसमें सर्च कर सकते हैं और ये एकदम विश्वसनीय आंकड़ा मिलता है। क्योंकि आप लोगों ने ये तो अनुभव किया होगा कि कभी आपके घर में कोई जनगणना करने वाले आए होंगे, वो आकर क्या क्या चीज़ें पूछते हैं? तुम बताओ ज्योतिष, क्या पूछते हैं? परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार में कितने लोग, और उनकी आयु पूछ लेते हैं, क्या काम करते हैं, काम पूछ लिया। नाम पूछते हैं। हिमांशु तुम बताओ क्या पूछते नाम हैं? भी पूछते हैं। हाँ, नाम पूछते हैं, नाम भी लिखते हैं उसमें वो, और फ़ोन नंबर भी लिखते हैं। हाँ, फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, नाम, क्या काम करते हैं, आयु कितनी है, इस प्रकार की जानकारी लेते हैं। तो ये क्या है कि साथ में जनगणना होगी और साथ में लोगों के काम की संरचना भी आ गई। फिर उसमें आयु के आधार पे भी इस उम्र से इस उम्र तक के कितने लोग हैं और दूसरी स्टेज के कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, युवा कितने हैं, इस प्रकार के सारे उसमें से डाटा आ जाते हैं। तो चित्र आगे आप देखिए, यह एक चित्र बना हुआ है जनसंख्या का। आप देखिए कि किस प्रकार से पूरे विश्व की जो जनगणना है उसको 100% मानते हुए और उसमें से 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये इसमें आरेख में दिखाया गया है। अब दूसरा हम आरेख देखते हैं क्षेत्रफल का। तो जिसमें अब जनसंख्या तो पूरे 100 में से 17.5% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो केवल 2.4% है। ये वितरण भी असमान है। हिसाब से आदर्श स्थिति क्या होती, जितनी जनसंख्या रहती है उतना क्षेत्रफल होना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। 2.4% का जो क्षेत्रफल है उस पर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। और भारत की जो आबादी है, जनसंख्या है, उसमें भी भारत की दृष्टि से वितरण असमान है। वो कैसे है?
जो भारत की आबादी है उसकी जो आधी आबादी है वो केवल 5 राज्यों में निवास करती है। वो राज्य कौन कौन से हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ज्योतिष बताओ भैया। उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। तो आप में से आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों के नाम लिखिए। तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो देश की आधी से ज़्यादा आबादी निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। अब जो सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य में भारत की केवल 5.5% आबादी ही निवास करती है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब हम बात करते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। अब घनत्व कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वो कहलाता है घनत्व। यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ये जो भूभाग बनता है उस भूभाग में जितने लोग निवास करते हैं वो कहलाएगा जनसंख्या का घनत्व है। और इसको राज्य के पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भाग लगाकर उसको निकाल लेते हैं। तो राज्य का क्षेत्रफल और ऊपर उसमें लिख लेते हैं राज्य की पूरी जनसंख्या। तो जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग लगाने से प्रति वर्ग किलोमीटर उस राज्य की जो जन घनत्व है वो निकल जाता है। तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, बहुत बार आता है। और भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। और आप साथ में ये भी जान लीजिए केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। आगे की सारणी में हम पढ़ेंगे कि इनका कितना जनसंख्या घनत्व है। 2011 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये भी आ सकता है। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का 382 है और बिहार का कितना है 1102। बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप तुलना कीजिए, बिहार का तो 1102 और अरुणाचल का केवल 17। तो आगे जो इसमें हम सारणी देखेंगे वो जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाएगा। अब आप देखिए एक आरेख के रूप में एक ये वृत्त आरेख बना हुआ है, उसमें प्रत्येक राज्य का जनसंख्या घनत्व दिखाया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि किसका कितना कितना है। तो उत्तराखंड का 1%, जम्मू और कश्मीर ये जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है। अब मध्य प्रदेश में 6% जनसंख्या है, राजस्थान में 6% है। तो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। वो कितना है 16%। भारत की 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र और बिहार में 9% है, फिर पश्चिम बंगाल में 8% है, आंध्र प्रदेश में 7%। तो ये देखिए आप 7 और 8 15 और 9 24 9 33, यानी आधी आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास कर रही है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें भारत की 6% आबादी निवास कर रही है। फिर कर्नाटक, गुजरात यहाँ 5% है, ओडिशा, केरल, झारखंड, असम यहाँ पे 3% है। फिर पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में 2% है। और फिर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य केंद्र, ये जो उत्तराखंड तक 1% और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2% आबादी निवास करती है। तो ये पूरे आरेख के रूप में ये भारत की पूरी आबादी दिखाई गई है और ये बताती है किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण असमान रूप से भारत में व्याप्त है।
और अब आप देखिए ये वो जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, और ये दूसरा जो भारत का मानचित्र है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें जनसंख्या का घनत्व दिया गया है और इसमें कलर के हिसाब से जो 200 सबसे हम ऊपर की दृष्टि से बात करते हैं तो ये जो लाल रंग का है उसमें 1001 से जो अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है। तो लाल रंग के आप राज्य इसमें देखिए, आपको दिखाई दे रहा है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और एक दिल्ली दिखाई दे रहा है। तो ये दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनका जनसंख्या घनत्व 1001 से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दूसरे जनसंख्या घनत्व की, 751 से लेके 1000 तक। ये केसरिया कलर का है तो इसमें आ जाएगा केरल, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश आ गया, तो इसमें 2 ही राज्य हैं, एक तो केरल और एक उत्तर प्रदेश। फिर तीसरी श्रेणी है 501 से लेकर 750 तक का जनसंख्या घनत्व है। अब ये पीले कलर में है तो आप पीले कलर वाले राज्य देखिए कौन कौन से हैं इसमें। तमिलनाडु, हरियाणा और फिर हरियाणा आ गया, पंजाब चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ भी आ गया, बस। ये 3 राज्य इसमें हैं। और फिर देखिए आप 251 से लेके 500 तक का जनसंख्या घनत्व, ये हल्के हरे रंग वाले राज्य देखिए आप कौन से हैं। इसमें आप नीचे से चलिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली आ जाएगा। उधर फिर उड़ीसा आ गया, ओडिशा, गुजरात आ गया, झारखंड आ गया है, और असम, उसके बाद में असम और त्रिपुरा। और फिर इसकी जो जनसंख्या घनत्व की इस मानचित्र में अंतिम श्रेणी है 250 से कम, जो गहरे हरे कलर के हैं वो देखिए आप। नीचे से चलिए, सबसे पहले क्या है, केरल, केरल नहीं है भैया, छत्तीसगढ़। सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और इधर चलेंगे तो सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जनसंख्या घनत्व का मानचित्र हमारे सामने आ गया। तो मानचित्र को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको वैसे ही देखी हुई चीज़ याद रहती है। इसलिए सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो इसमें आप ठीक प्रकार से उत्तर दे पाएंगे। इसका मानचित्र का आपको अभ्यास भी कर लेना चाहिए। अब देखिए 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्यों के आप नाम बताइए। 250 प्रति व्यक्ति से जो कम है, बताइए आप कौन कौन से राज्य हैं। तो अभी हमने बात की थी 250 वाले, जो सबसे अंत में जिनकी बात की वो 250 से वाले थे। और पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विशाल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। और जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है, और क्यों है, इसका कारण है कि असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छंटे और पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। और जो उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इसका कारण है कि यहाँ पर समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। अब उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य कौन से हो गए? उत्तरी मैदान के, एक बार फिर से हम मानचित्र में जाएंगे तो उत्तरी मैदान के ज़्यादा घनत्व वाले राज्य हो गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। ठीक है, इसके बाद में यह एक आरेख दिया हुआ है, और उससे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या की वृद्धि और उसकी परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, निरंतर जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन कहते हैं जनसंख्या के घटने और बढ़ने, दोनों स्थिति में जनसंख्या का क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। और आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है।
नंबर 1, किसी का जन्म होता है तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जन्म होने से जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब किसी की मृत्यु होगी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा, घटेगी। और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण जो होता है, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब एक व्यक्ति राजस्थान में निवास कर रहा है और राजस्थान से उसने हरियाणा में रहना प्रारंभ कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रवास। अब ऐसा करने से क्या होगा, व्यक्ति राजस्थान में निवास कर रहा है और हरियाणा में रहने के लिए चला गया, तो राजस्थान से तो जनसंख्या घटेगी और हरियाणा में जनसंख्या बढ़ेगी। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इन तीनों के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के कारण है। फिर जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, यह कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि को हम टाइम के साथ में जोड़ेंगे, यानी 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 10 साल में कितनी संख्या बढ़ी, समय के अनुसार जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, वो कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक और घटेगी तो ऋणात्मक कहलाएगी वो। तो इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। यानी जैसे 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या है, तो 11 में से 2001 की जनसंख्या घटा देंगे तो ये जो वृद्धि आएगी उसको वो कहलाएगी निरपेक्ष वृद्धि। जैसे एक स्थान की जनसंख्या 2001 में 60,000 थी और 2011 में 75,000 होगी, तो उसकी निरपेक्ष वृद्धि कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। 75,000 में से 60,000 घटा देंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। तो जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। अब आप एक ये आरेख देखिए, इसमें ये आरेख दिखाई दे रहा है प्रति दशक वृद्धि दर का प्रतिशत। इसमें देखिए आप 1951 से 61, 1951 से 61 यहाँ पर है 21.64, ये जनसंख्या की वृद्धि है। और 61 से 71 ये है 24.8 और 1971 से 81 24.66 और 81 से 91 23.87 और 1991 से 2001 ये 21.54 और 2001 से 2011 ये 17.64 या 17.64। अब ये जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है, ये आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि जनसंख्या में किस प्रकार से भारत की जनसंख्या किस तरफ जा रही है, बताओ ज्योतिष। ऋणात्मक वृद्धि होती है। नहीं, ऋणात्मक वृद्धि तो नहीं हो रही है। ऋणात्मक वृद्धि तो वो कहेंगे कि जैसे पहले जो जनसंख्या थी उससे जनसंख्या घट जाए। जब मान लो एक स्थान की जनसंख्या 50,000 है और वो 48,000 होगी तो वो माइनस में चला गया, इसमें माइनस नहीं हो रहा है। इस आरेख में जो वृद्धि का प्रतिशत है वो घट रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या अब जो तेज़ गति से बढ़ रही थी अब उसकी वृद्धि दर कम हो रही है। जैसे 1951 से 61 21.64% की वृद्धि थी और 61 से 71 ये बढ़ गई, 21.64 से क्या होगी 24.8 होगी और उसके बाद में 71-81 इस 10 वर्षों में स्थिर रही, 24.8 थी फिर 24.66 हो गई, ये लगभग बराबर है। इसके बाद में जो जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत है वो नीचे आ रहा है लगातार, क्योंकि 81 से 91 23.87 है, 91 से 2001 21.54 और 2001 से 2011 17.64। इसका मतलब ये लगातार घट रही है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि यहाँ की जो वृद्धि दर है वो लगातार कम हो रही है
और वृद्धि दर कम होना ये देश के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, ये दूसरा एक आरेख देखिए। पहला तो ग्राफ के हिसाब से था और दूसरा ये इसको कहते हैं दंड आरेख। इस दंड आरेख में भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011 ये जनसंख्या है और ये दिखाई गई है कि कितनी कितनी जनसंख्या है। वो तो प्रतिशत में वृद्धि थी और ये कुल जनसंख्या इसमें दिखाई गई है। जनसंख्या 10 लाख में दिखाई गई है। तो 1901 में ये थी 238.40। अब इसमें भी आप देखेंगे ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। अगर इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये ग्राफ इस प्रकार से ऊंचा जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ देखने से क्या पता लग रहा है? भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे लाइन खींच देंगे तो इस प्रकार से ये ऐसे ऊपर चला जा रहा है। और अगर एकदम से वृद्धि क्या होगी, तो एकदम से वृद्धि में बिल्कुल एकदम तीव्र वृद्धि होती है तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे। अब ये इस प्रकार से जा रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। प्रति वर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। यानी जो प्रतिशत वृद्धि का मतलब है 100 व्यक्तियों पर कितनी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे एक स्थान की जनसंख्या 100 थी और उसकी जनसंख्या 102 हो गई तो हम कहेंगे 2% की वृद्धि हो गई है। अगर जनसंख्या उसकी 100 के स्थान पर 110 हो गई तो हम कहेंगे 10% की वृद्धि हो गई है। यानी जो संख्या बढ़ी है वो 100 का कितना प्रतिशत है, वो जो जनसंख्या की वृद्धि है वो प्रतिशत में कहलाएगी। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। तो अब आगे ये आरेख, ये इसमें एक सारणी दी हुई है। वर्ष 1951 से इसको प्रारंभ किया गया है और 2011 तक का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। तो 1951 में कुल जनसंख्या थी 361, ये 10 लाख में दे रखा है, और 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि हुई 42.43। और 2011 में जो वृद्धि है वो 181.4 है। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 1.25, 1.96, फिर 2.2। इसमें आप देखेंगे कि प्रारंभ में 1951 से लेकर और लगातार 1981 तक जनसंख्या की जो वृद्धि की दर प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रही है। 1.25, फिर 1.96, 2.20, फिर 2.22। उसके बाद में ये घट रही है। 2.22 के बाद में 2.16, फिर 1.97, फिर 1.64। तो अब जो वर्तमान में जो जनसंख्या की प्रवृत्ति चल रही है वो वार्षिक वृद्धि दर है वो लगातार घटती जा रही है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो सारणी 6.1 का चित्र 6.4, 6.4 ए ब दोनों ये दर्शाते हैं कि 51 से लेकर 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। और ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। जो 51 में 3,610 लाख थी, जो 81 में 6,830 लाख हो गई। और उसके बाद में 1981 से वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई है, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या है उसके बावजूद भी बढ़ी है। केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि 1990 की जनसंख्या में। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है और जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तो उसमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में वृद्धि होती है तो भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी
जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। इसके बावजूद भारत की जनसंख्या की वृद्धि जारी है और ऐसा माना जाता है कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? चीन की है। भारत का दूसरा नंबर है। लेकिन जिस प्रकार की वृद्धि चल रही है उस प्रकार से 2045 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये अभी 11-21 की जनगणना होगी तो शायद 2045 से पहले ही हो सकता है कि 2031 या 2040 तक ही चीन को वो पार कर लेगा। अब जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया, ये हमने पहले बात कर ली थी। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया होती है। पहली है जन्म दर, फिर मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच की जो अंतर है वो प्राकृतिक वृद्धि है। जैसे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे तो कहेंगे जन्म दर। 100 पर नहीं है, 1000 व्यक्तियों में यानी 1000 की जनसंख्या पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वो जन्म दर कहलाती है। इसमें जो बच्चों का जन्म हुआ लेकिन उनकी मृत्यु होगी उनको नहीं गिना जाएगा। जीवित बच्चों के आधार पे उसको जन्म दर कहेंगे 1000 व्यक्तियों के पीछे। और यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। जन्म दर यदि मृत्यु दर से अधिक रहती है तो प्राकृतिक वृद्धि होती रहती है। मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 150 व्यक्तियों का जन्म हो गया, बच्चों का जन्म हो गया, तो वृद्धि होगी 50 की। और यदि इसका उल्टा हो, 100 बच्चों का जन्म हो रहा है और 150 की मृत्यु हो रही है तो प्राकृतिक वृद्धि न होकर प्राकृतिक वृद्धि माइनस में चली जाएगी, यानी जनसंख्या घटनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये 2 कारण हो गए, जन्म दर और मृत्यु दर। और तीसरा कारण हो गया जनसंख्या वृद्धि का प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। प्रवास भी 2-3 प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक देश से दूसरे स्थान में जाना, और एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, और एक होता है राज्य के अंदर ही प्रवास। तो जो अंतर्राज्य और राज्य के अंदर वाले प्रवास है उसमें से देश की जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है और किसी दूसरे स्थान पर चला गया तो वहाँ से उसकी जनसंख्या माइनस हो जाएगी, दूसरे में प्लस हो जाएगी, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और इससे पहले हमने बात की थी कि 1000 की संख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। जन्म दर तो नियंत्रण हो गई, लेकिन मृत्यु दर में भी तेजी से गिरावट आई है। वैसे तो ये अच्छी बात होती है कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन इसका जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या की वृद्धि का एक ये मुख्य कारण है। अब इसका कारण क्या था? मृत्यु दर में तेजी से गिरावट क्यों आई? पहले लोग ज़्यादा मरते थे, अब कम मरने लगे, इसका क्या कारण हो गया? अब स्वास्थ्य और जो चिकित्सा की सुविधा है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई। इसके कारण से मुख्य रूप से जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इस प्रकार के जो चलन का कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाना प्रवास।
अब प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय दो हो सकता है। आंतरिक होता है देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय होता है दो देशों के बीच में। व्यक्ति भारत का है और वो यूएसए जाके रहने लग गया तो ये कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। व्यक्ति राजस्थान का है और वो हरियाणा में चला गया, मध्य प्रदेश में चला गया, वो हो गया देश के भीतर का यानी आंतरिक प्रवास हो गया। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, जितनी जनसंख्या है वही रहेगी, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि काम की दृष्टि से, अन्य कार्यों से वहाँ लोग बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जो अधिकतर प्रवास है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण के कारक प्रभावी होते हैं। अपकर्षण यानी कुछ ऐसे कारण जिसके कारण से उनको वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है या अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। ये जो कारक होते हैं वो उनको प्रेरित करते हैं कि वो अच्छी जगह जाकर रहें। उनको कहा गया है अपकर्षण। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था होती है तथा नगर का अभिकर्षण यानी आकर्षण खींचने वाला ये प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित कर देता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। ध्यान इसका देना, 1951 में नगरों में रहने वाले लोग कितने थे? 100 में से 17.9%, जो कि 2011 में इसमें एक बड़ा परिवर्तन हो गया। 17.2% था, वो आगे बढ़कर हो गया है 31.80%, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव से शहरों में बसे हैं। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 होगी। यानी 2001 में भारत में 10 लाख की जनसंख्या वाले 35 नगर थे, जो 2011 में कितने हो गए? 53 हो गए। तो इसका मतलब शहरों की जनसंख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी है। अब बात करते हैं आयु की संरचना की। किसी देश में, अब बात कर रहे हैं आयु की संरचना की। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। ये बात आपको समझ में आ गई? उसकी आयु उसकी इच्छा, खरीदारी और काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। एक बच्चा है, उसकी खरीदारी की क्षमता कोई है क्या? एक बच्चे की, एक बच्चा क्या करेगा? 5 रुपये 10 रुपये की टॉफ़ी खरीद के ला सकता है, बिस्किट ला सकता है, इतना ही है। एक छोटा बच्चा कार तो खरीद के नहीं ला सकता। और कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसकी खरीदारी की क्षमता अलग हो जाती है। तो ये जो आयु की संरचना है वह व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी और काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को निर्धारित करने वाले होते हैं। किसी देश की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 वर्गों में बांटेंगे तो पहला वर्ग है बच्चे। सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु वालों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, यानी ये आर्थिक क्रियाओं में इनका कोई रोल नहीं होता है, क्यों बच्चों की श्रेणी में आ गए वो, तथा इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। दूसरा वर्ग है वयस्क, 15 से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग कहलाता है। तो आपसे पूछ लिया जनसंख्या का कार्यशील वर्ग कौन सा होता है? आप कहोगे 15 से लेकर 59 वर्ष तक का। और तीसरा वर्ग है वृद्ध, यानी जिनकी आयु 59 वर्ष से अधिक है, ये इस श्रेणी में आएंगे। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। उत्पादनशील भी हो सकते हैं लेकिन नहीं काम करने वाले भी हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती।
यानी कहीं आपको नए लोगों की भर्ती करनी है तो आप इसमें से भर्ती नहीं कर सकते, ये अपनी स्वैच्छिक रूप से कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे, तो स्वैच्छिक रूप से ये कार्यशील हो सकते हैं। हम इसमें आरेख में हम इसकी अगर देखेंगे संरचना तो एक बार आप इस पर दृष्टि डालिए, तो भारत में 34.4% की जो आबादी है, 34.4% ये होती है, ये है बच्चों की संख्या, और वृद्ध है 6.9% और वयस्क है 58.7%। यानी जो कार्यशील जनसंख्या है वो भारत की ज़्यादा है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है या वृद्धों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी क्षमता कम हो जाती है। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ये सबसे ज़्यादा, इसलिए भारत को संसार का एक युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते, यानी बच्चे और वृद्ध इनकी जो जनसंख्या है वो आश्रित होते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या नहीं होती, वे समूह उत्पादक नहीं होता। भारत की जनसंख्या में इन 3 समूहों के अनुपात को हमने चित्र में भी देखा था। अब बात करेंगे हम लिंग अनुपात की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहेंगे। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका आप पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच के लिंग अनुपात को हम सारणी में देखते हैं। देखिए आप 1951 से लेके 2011 तक का, तो 1951 में लिंग अनुपात था 946, 61 में हो गया ये 941, 71 में हो गया 930, फिर 81 में 934, 91 में 929 और 2001 में 933 और 2011 में 943। ये जो प्रतिशत है लिंग अनुपात का वो हमें क्या बता रहा है कि 51 से लेकर और 71 तक, 51 से लेकर 71 तक लगातार लिंग अनुपात में कमी आई है, और उसके बाद में 81 में थोड़ी वृद्धि हुई है, 91 में फिर कमी आई, लेकिन उसके बाद में 91 के बाद में लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और अच्छी वृद्धि हो रही है। 929 के बाद में 933, उसके बाद 943। अब ये जो वृद्धि हो रही है इसका मतलब महिलाओं का मान सम्मान हो रहा है, महिलाएं पढ़ रही है, समाज में महिलाओं के प्रति धारणा बदल रही है, सकारात्मक हो रही है। और जब ये लगातार घट रहा है ये दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको अच्छा नहीं माना जाता। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। ये भारत में सर्वाधिक है, 1000 पुरुषों पे 1084। और पुडुचेरी में 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में ये 866 है और हरियाणा में केवल 877 है। तो दिल्ली और हरियाणा की स्थिति चिंताजनक है, केरल इस दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति में। अब सबसे अधिक महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल की है। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध और विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। यानी कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, साक्षर नहीं हैं, वो आर्थिक प्रगति में एक समस्या के रूप में काम करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। अब साक्षर कौन होगा? अगर कोई 7 वर्ष से छोटा है तो उसको हम निरक्षर नहीं कहेंगे। उसकी आयु होनी चाहिए 7 वर्ष या उससे अधिक, और वह किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है। अगर पढ़ सकता है तो भी साक्षर है, लिख सकता है तो भी साक्षर है वो, तो उसे साक्षर की श्रेणी में कहेंगे।
भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता की दर 73% थी और जिसमें भी पुरुषों की साक्षरता 80.9 और महिलाओं की 64.6%। अब ये साक्षरता भी दिखा रही है कि महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार से समानता नहीं है। पुरुष 80.9% से साक्षर है और महिलाएं 64.6% ही साक्षर है। अब ये साक्षरता की दर में इस प्रकार का अंतर क्यों है महिलाओं और पुरुषों में? ज्योतिष तुम बताओ। पुरुष ज़्यादा साक्षर है, महिलाएं कम साक्षर है, इसका क्या कारण है? आपने पीछे 7वीं में या 6वीं में एक पाठ पढ़ा था ना, जेंडर संवेदनशीलता या जेंडर की समानता असमानता। ये स्थिति दर्शाती है कि समाज में आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, परिवार में कोई खाने की दृष्टि से, कपड़ों की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से क्या होता है, लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा, ऐसा होता है ना? परिवार में होता है ऐसा? आपके परिवार में नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग अधिकांश जो प्रतिशत की दृष्टि से ऐसा होता है। तभी तो ये श्रेणियाँ है ना, ये पुरुष तो 80.9% पढ़े हुए हैं और महिलाएं केवल 64.6 ही है। ये इतनी क्यों कम है? क्योंकि बहुत सी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसके कारण से ये साक्षरता में कमी आई है। अब बात करेंगे व्यावसायिक संरचना की। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जनसंख्या के वितरण को व्यवसाय के अनुसार हम यदि बनाएंगे तो उसको व्यावसायिक संरचना कहेंगे। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं और व्यवसायों को भी सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग व्यवसाय होते हैं, कोई दुकानदार होता है, कोई नौकरी करता है और कोई उद्योग चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, तो ये अलग अलग व्यवसाय हैं। अब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 श्रेणियों में बांटा गया है और ये भी एक अच्छा प्रश्न है। व्यवसायों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए, तो आप जवाब दोगे। व्यवसाय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक श्रेणी की बात करेंगे तो कौन कौन से काम को प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है? जैसे कृषि प्राथमिक श्रेणी में शामिल है, पशुपालन प्राथमिक में, वृक्षारोपण और मछली पालन और खनन, ये सारे काम प्राथमिक में शामिल है। और द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल है उद्योग, भवन और निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक में आएंगे परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं। अब सेवाएं कौन सी होती है? सरकारी चौकरी, सेवाएं जैसे बैंक है, डॉक्टर आपको सेवा दे रहा है, कोई चार्टेड अकाउंट सेवा दे रहा है, इस प्रकार के काम आएंगे सेवाओं में। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। अब इससे विकसित और विकासशील देश का पता लग रहा है। जिस देश में दूसरे और तीसरे क्रियाकलाप में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो विकासशील देश है, और जिस देश में विकसित देश है वो, और जिस देश में प्राथमिक काम में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो वो विकासशील देश की श्रेणी में आएगा। तो विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य कर रहा है। 100 में से 64 लोग खेती कर रहे हैं, बाकी बच गए 36%, वो द्वितीयक और तृतीयक में लगे हुए हैं। और अगर विकसित देश की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा? यदि हम बात करते हैं इंग्लैंड की या USA की बात करें तो वहाँ पर आपको ये संख्या उल्टी मिलेगी। वहाँ खेती में लगे हुए लोगों की संख्या मिलेगी आपको 20-25%, 20-25 या उससे भी कम मिलेगी। और जो दूसरा और तीसरा इसका प्रकार है व्यवसाय का, उसमें ज़्यादा लोगों की संख्या मिलेगी। तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और 20% है। हम भारत की ये बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण
द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। यानी स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, तभी तो लोगों की संख्या मरने वालों में घटी है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 थी केवल। औसत आयु कहते हैं कि भी 1000 लोगों में से अपनी पूरी, जब वो नेचुरल रूप से मरते हैं तो उनकी कितनी आयु होती है, तो वो 1951 में 36.7 थी, जो बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य की सेवाओं में तो ज़बरदस्त सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक जैसे जन स्वास्थ्य और संक्रामक बीमारियों से बचाव और रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम के कारण से हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी और मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध हो रही है और इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती है, खून की उनमें कमी होती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और किशोर बालिकाएं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब इस पार्ट का हमारा अंतिम टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया और उसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति का प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपर्क और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के लिए कानून को मजबूत करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जो जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति को प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जनसंख्या का पाठ ये अपना संपन्न हुआ है और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रश्न उत्तर है इसकी हम चर्चा करेंगे।